आजाद भारत के इतिहास में किसी एक दल ने 34 मुसलमानों को बिहार में टिकट नहीं दिया। और दूसरी एक और मैंने घोषणा की कि जहां कहीं भी मुस्लिम विधायक है या मुस्लिम प्रत्याशी है, सीमांचल के कुछ सीटों को छोड़ दे जहां 60-70% मुस्लिम आबादी है, किसी ऐसी सीट पर जनसुराज का मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा है जहां पर पहले से मुस्लिम विधायक था या मुस्लिम विधायक किसी दल ने घोषित किया है। क्योंकि ये बांटने वाले की नियत पे है। बिहार में 80 से ज्यादा ऐसी सीट है जहां मुसलमानों का दावा बन सकता है संख्या के हिसाब से। तो हमने तय किया कि भाई हमें क्यों झगड़ा करना है। अगर हम उन सीटों पर मुस्लिम को टिकट देंगे जहां पर पहले से मुस्लिम विधायक हैं, तो हम पर आप इल्जाम लगाएंगे कि मैं मुस्लिमों का वोट बांट रहा हूं। तो मैंने अपनी ओर से कह दिया कि हम लोग उन सीटों पर मुस्लिम लड़ाएंगे जहां उनकी संख्या तो है, लेकिन आज तक उनको किसी ने भागीदारी नहीं दी। तो यानी मेरा सवाल आने से पहले ही आपने उसका जवाब दे दिया, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। आरोप कोई नहीं लगा रहा है। नहीं, बहुत आरोप लग रहे हैं आपके, अभी भी लग रहे हैं। नहीं देखिए, आप जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से इसको देख लें कि इससे पहले कि आपने बीजेपी के मंत्रियों का या जेडीयू के लोग भी शामिल हैं उनका आपने एक तरह से एक्सपोजे किया, उससे पहले तक प्रशांत जी, ये तो आपको अच्छी तरह पता है, आप मीडिया को भी समझते हैं, पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, राष्ट्रीय विमर्श को भी समझते हैं कि आपको बी टीम के तौर पे कहा जा रहा था बार बार। तो भाई आपने खुद भी इस सवाल को जवाब दिया। सत्य की एक अपनी ताकत है और मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं मीडिया के नैरेटिव को सेट करने के लिए मंगल पांडे पे या दिलीप जायसवाल पर क्वेश्चन नहीं करता। मुझे अगर लालू यादव के खिलाफ भी पेपर मिलेंगे तो भी मैं जाके बोलूंगा। हमारी लड़ाई उस विषय से नहीं है। लेकिन एक मुहावरा ये है कि जब तक सच अपने मोजे पहन रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। ठीक है, वो लगा ले, उससे हम उससे नहीं घबराने वाले लोग। हमने जब यहाँ काम करना शुरू किया और मुसलमानों के साथ संवाद किया, मुसलमानों से बातचीत की, उनको जोड़ने का प्रयास किया, उनको हिस्सेदारी की बात की, तो जो लोग मुसलमानों का मुफ्त में वोट लेते रहे हैं, सिर्फ डर की राजनीति दिखाकर वोट लेते रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि अरे यार ये तो मेरा मुसलमानों का वोट ले जाएंगे। तो उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया, तो भाजपा की बी टीम है। और आज वही लोग बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि तो एनडीए का वोट ज्यादा काट रहे हैं, तो मजा ले रहे हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोगों को। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने रास्ते पर हूँ। भाई मुसलमानों को अगर उनके हक की बात कही गई तो मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि महागठबंधन का वोट कट जाए। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि भाई आपको आपका हक मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपको मिल रहा है मुसलमानों का वोट? बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, बिल्कुल मिल रहा है। जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। और अगर मुसलमानों का नहीं मिल रहा है तो हिंदुओं का मिल रहा है, इसकी क्या गारंटी? यादवों का मिलेगा, इसकी क्या गारंटी? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है कि मैं खुद से किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। 100% वोट तो किसी पार्टी को नहीं मिल सकता है। मुझे लोगों ने कहा भाई आप यादव समाज को वोट देंगे, आपको टिकट देंगे, उसको वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई 100% तो वोट किसी को नहीं मिलता है। सही। मैं क्यों गलत करूं? और 100 आपको चाहिए भी नहीं। मैं क्यों गलत? मैं गलत क्यों करूं? आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि ऐसे दौर की पॉलिटिक्स है जहां बीजेपी 0 कैंडिडेट्स खड़े करती है, जेडीयू जैसे पार्टी जिसको अभी भी नीतीश कुमार को मुसलमान, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ, कई दिन से यहाँ घूम रही हूँ, अभी भी बड़ी तादाद में मुसलमान पसंद करते हैं नीतीश कुमार को और उनसे कोई निजी नाराजगी नहीं है। सिर्फ 4 उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, ऐसे में 34 कैंडिडेट आप खड़े करते हैं तो सवाल तो पैदा होगा। देखिए, ऐसा है कि नीतीश, भाजपा ने एक भी मुसलमान को खड़ा नहीं किया, नीतीश ने 4 खड़े किए, ये विषय नहीं है बहस का। बहस का विषय ये है कि महागठबंधन के लोग जिनको एक मुश्त 2 करोड़ मुसलमानों का समर्थन या वोट मिलता है, उन्होंने डिप्टी सीएम घोषित किया तो मुसलमानों की चिंता नहीं। तो करेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने नहीं, वो तो दबाव की बात होगी। उन्होंने आपको भागीदारी नहीं दी, और जो भागीदारी की थोड़ी बहुत बात वो कर भी रहे हैं, वो इस दबाव में कर रहे हैं कि लोगों के पास जनसुराज के तौर पे एक विकल्प है। और आपने कहा कि आपने क्यों दिया 34? हमने कोई उन पे एहसान नहीं किया है। हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम साथी जुड़े हुए हैं। आपको दिखे ना दिखे वो अलग बात है। कल तक भाजपा को तो लग रहा था कि कोई हिंदू हमारे साथ नहीं जुड़ा है, आज वो घबराहट में है। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वो सुनने में इतनी अच्छी लग रही हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम मुसलमानों को भागीदारी दे रहे हैं, हम ये नहीं, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। टू मच ऑफ अ गुड पॉलिटिक्स। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बात से लगता है कि इतनी अच्छी राजनीति जमीन पर, आप सुनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन प्रिंसिपल अच्छा लग रहा है। नहीं, लेकिन लगता है कि बहुत अच्छी बातें हैं। आप सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों? नहीं, आप ये कह रहे हैं आप तो यादवों को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। यादवों की बात नहीं, ईबीसी को भी साथ लेके चलना। हम लोगों ने ये कहा कि संविधान में दल के लिखा हुआ कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। तो लोगों ने कहा आप भी जात की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं, हमारा पैमाना मेरिट ही है। लेकिन अगर 1000 लोग मेरिट वाले काबिल लोग मिल गए
उन 1000 लोगों में से जब मुझे 243 निकालने हैं तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार ये है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसमें से उतने अच्छे लोगों को निकाल के भागीदारी दे दी जाए। और आपने स्क्रीनिंग भी की है कैंडिडेट्स की, ये मुझे बताया किसी ने, ये बड़ी अच्छा था। 12,000 लोगों ने आवेदन दिया था और एक करीब 8 महीने चली प्रक्रिया के बाद 750 लोगों ने पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया। उसमें से 243 लोग चुनकर आए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें 10-15 शायद गलत भी होंगे, लेकिन किसी दूसरे दल के मुकाबले हम लोगों ने कोशिश करी है कि अच्छे चरित्र के बेहतर लोग चुनाव में लड़े और बिहार की जनता के पास ऐसे लोगों का विकल्प हो जो सामान्यतः पॉलिटिक्स में ऐसे लोग नहीं आते। बिहार के सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े शिक्षाविद, सबसे बड़े समाजसेवी, ऐसे लोग आकर चुनाव लड़ रहे हैं जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से और हम लोग को लगता है कि बिहार की जनता को इस तरह का एक विकल्प मिलना चाहिए। लगातार जितनी भी मेरी लोगों से बात हुई है उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आपकी पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं। मैं भी आपकी पॉलिटिक्स के कुछ हिस्सों से बहुत सहमत हूँ, एक पत्रकार होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते भी कुछ अच्छी लगती है मुझे आपकी पॉलिटिक्स की बातें। लेकिन आपके लोगों के मन मस्तिष्क से ये शुबा नहीं निकल पा रहा है कि आप भाजपा को अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं, पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कन्विंस कीजिए कि आप नहीं कर रहे हैं। ये एक वर्ग है, मुझे कन्विंस कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक वर्ग है जो मुसलमान है, जिसको इतना डरा दिया गया है। सिर्फ मुसलमान? सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मुसलमान, मेजॉरिटी मुसलमान है और वो इस वजह से है कि उससे प्रशांत किशोर से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको इतना डरा दिया गया है पिछले कुछ दशकों में कि उसको कोई भी प्रयास, कोई भी ऑल्टरनेटिव उसको बहुत शक की निगाह से देखता है। वो खुद अपने आप लड़ने को शक की निगाह से देखता है। मैं बिहार में एक आंकड़ा देता हूँ, लोग बताते हैं कि मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बिहार में पिछले विधानसभा में अभी जो विधानसभा खत्म हो रही है उसमें 19 विधायक है मुस्लिम और कई लोग मुसलमान बड़े बड़े नेता या समाज में सक्रिय लोग ये ऐसा बताते हैं कि भाई हम लोग को भागीदारी नहीं मिलती, हमें टिकट नहीं मिलता है। मैं उनको एक दूसरा आंकड़ा देता कि मेरे भाई विधायक आपको इसलिए नहीं मिले क्योंकि महागठबंधन वालों ने या नीतीश ने या दूसरे दलों ने आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया होने चाहिए मुसलमान, 1200 से कम मुस्लिम मुखिया हैं बिहार में। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य होने चाहिए मुस्लिम, 11,000 से कम वार्ड सदस्य मुस्लिम है। वो किसने रोका है? वो तो किसी दल की आपको सहमति नहीं चाहिए, आप तो खुद से लड़ सकते हैं, दलगत नहीं है। ये माइंडसेट दिखाता है क्योंकि समाज को इतना डरा दिया गया है कि वो सोचता है कि मुझे राजनीति से अलग रहना है। तो राजनीति में होने वाले किसी प्रयास में अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों की भागीदारी उसमें कम दिखेगी। मैं जब बीपीएससी प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा था, पेपर लीक का, तो उसमें जो कमेटी वगैरह बनी हुई थी छात्रों के प्रोटेस्ट करने की, तो मैंने ऐसे अनायास देखा कि इसमें कोई मुस्लिम नहीं है। मैंने कहा भाई 4 लाख विद्यार्थी अगर एग्जाम दिए तो उसमें मुसलमानों ने भी दिया होगा। ऐसा कैसे है कि जितने लोग ने कमेटी में उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है कोई लड़का। तो बात करने से ये पता चला कि मुसलमानों में इतना डर है कि अगर मैं किसी प्रोटेस्ट में जाऊंगा तो मैं दूसरा फंसे ना फंसे, मैं फंस जाऊंगा। तो कोई जाति धर्म है ही नहीं। अल्पसंख्यक तो एक मानसिकता है। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे अल्पसंख्यक की, वो तो एक स्टेट है जिसमें कि आप ये मानते हैं कि बहुसंख्यक समाज ही आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी बेहतरी के लिए जिम्मेवारी लेगा और आप उसके पीछे चलेंगे। लेकिन बहुत दानिश्वर मुसलमान भी अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। सिख तो अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं कहते, क्योंकि उन्हें तो बड़े हिंदू परिवार का वृत्तर जो हिंदू परिवार है उसका हिस्सा बता दिया गया। नहीं, छोड़ने की बात नहीं है। ये मुसलमानों को धीरे धीरे ऐसी एक साइकोलॉजी उनकी बना दी गई है कि तुम हमारे पीछे चलो। लालू यादव जैसे लोगों ने मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान क्या किया? उनका नुकसान ये किया कि उनको ये बता दिया कि तुम खुद से नहीं लड़ सकते। चलिए पूरी तरीके से उनको रुक गई। इस बात को पूरा हो जाने दीजिए। बिहार में लालू जी ने मुसलमानों का विकास नहीं किया, उनको भागीदारी नहीं की, ये बड़ा इल्जाम नहीं है मेरा उन पर। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इल्जाम ये है, लेकिन दंगे नहीं हुए। नहीं, मेरा सबसे बड़ा इल्जाम, किसने कहा दंगे नहीं हुए? सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि लालू जी ने मुसलमानों को मानसिक तौर पर यह स्वीकार करा दिया कि तुम अपने दम पर नहीं खड़ा होगे, तुम हमारे पीछे रहो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। इसी वजह से जिस बिहार में कभी मुस्लिम मुख्यमंत्री होता था, आज मुसलमान बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ने से पहले सोचता है।
अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये तो आप कंपैरेटिव ही देखेंगे कि एक तरफ आरजेडी है, कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी है। जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से थे, है। हाँ, अब चलिए नहीं। अब आप हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, सबको पोलराइजेशन का डर है। जैसे उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान इसलिए नहीं किया कि बीजेपी इसको पोलराइज कर देती। उन्हें डर है, आपको क्यों नहीं है ये डर? मुझे डर नहीं। क्यों नहीं? मैं तो खड़े होकर आयत पढ़ता हूँ। नहीं, क्यों नहीं है आपको? मैं क्योंकि मैं आपका वोटर पोलराइज नहीं नहीं होता होगा? है, नहीं होता है, नहीं होता है। आप देखिए सभाओं में मैं खड़े होकर बोलता हूँ। मैं तो सभा में खड़े इसलिए होके क्योंकि बोलता हूँ। अभी आपका कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं, नहीं ऐसा है, ऐसी कोई कुछ बात खोने नहीं का डर नहीं है। मैं नहीं कल को आप मुख्यमंत्री बन नहीं, जाएंगे, ऐसा है कल को कि आप नहीं, मुख्यमंत्री बन देखिए, गए। ऐसा है हुँ। कि मैंने 10 साल जो काम किया है, जिसको आप लोग राजनीतिक रणनीतिकार कहते हैं, हुँ, सलाहकार कहते हैं, मैंने राजनीतिक अलग-अलग दल और नेताओं के साथ काम करते हुए देखा कि चुनाव लड़ने, जीतने, राजनीति करने के लिए कई बार गलत को भी आप सही स्वीकार कर लेते हैं कि चलो ये तो करना ही पड़ेगा। जब मैंने अपने लिए बिहार में ये प्रयास शुरू किया, तो एक वादा मैंने अपने आप से किया है कि मैं जानते-बूझते गलत नहीं बोलूँगा। जैसे शराबबंदी पर लोग कहते हैं कि भई शराबबंदी की आप हटाने की बात करोगे, महिला वोट नाराज़ हो जाएगी। हुँ। मैं बोलता हूँ कि नहीं हटाऊँगा। लोगों ने कहा भूमि सुधार की बात करोगे, सवर्ण नाराज़ हो जाएगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ भूमि सुधार लागू किया जाएगा। लालू जी, नीतीश जी की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक कहने की कि भूमि सुधार लागू कर देंगे। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि सवर्ण आपसे नाराज़ हो जाएँगे। मैं कहता हूँ मैं नहीं, भूमि सुधार लागू करूँगा। इसी तरह मैं ये बात जो कह रहा हूँ कि भई मैं जो मुझे सही लगेगा वो करूँगा। आपने जो कहा कि हारने का डर नहीं, हाँ। बिल्कुल डर नहीं है। वही मैं पूछ रहा हूँ। कोई डर नहीं, क्योंकि हम यहाँ विधायक बनने नहीं आए। हम यहाँ सरकार ये पक्ष तो बहुत विपक्ष की लंबा राजनीति करने। प्रोसेस है, जिस आप बिल्कुल लंबे बदलाव का प्रोसेस आप के लिए ज़िक्र आए कर हैं। रहे हैं। बिल्कुल लंबे प्रोसेस अच्छा, के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर हमें हाँ। कोई जल्दी नहीं है। आप जब मैंने सिर्फ गांधी का चित्र नहीं लगाया है। गांधी जब इस देश में आए तब उनकी उम्र थी 45 साल। और कई लोग बताते हैं कि अगर चौरी चौरा घटना के बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को वापस न लिया होता तो उस समय आज़ादी मिल गई होती। लेकिन गांधी ने वो चीज़ स्वीकार नहीं किया। तो अगर आप गांधी में और बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम जी जैसे लोगों की बात करेंगे तो यू हैव टू ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर ग्रीट, देयर परसिवरेंस, देयर पेशेंस। ऐसा नहीं है कि आप आए, तुरंत कोई गठबंधन बनाया, तुरंत कुछ सीट लिया और कह दिया कि अब मैं बन गया समाज का मुझे आपकी प्रोटेक्टर। बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, इसमें आदर्शवाद भी है, इसमें सिद्धांत भी हैं। आदर्शवाद अच्छे तरीके से कह रही हूँ, मैं खुद भी एक आदर्शवादी व्यक्ति हूँ, जो एक तरह के सिद्धांतों, आदर्शों को लेके चलती हूँ। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आपको यहाँ बिहार में पॉलिटिक्स करनी है, प्रैग्मैटिक पॉलिटिक्स नहीं करनी है। करनी। आप चुनाव तो लड़ रहे नहीं, हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो बनना नहीं, चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। कोई ये प्राथमिकता नहीं है। जो मैं पिछले 3 साल से बात कह रहा हूँ, उसको आपने सुना ही नहीं ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे, मैंने जब अपनी जीवन की शुरुआत करी होगी, तो हम लोग के जीवन की अपेक्षा क्या थी? 20-30 40 हज़ार की नौकरी मिल जाए, परिवार हो जाए, सेटल हो जाए। उसके मुकाबले भगवान ने बहुत ज़्यादा दे दिया। अब मुझ जैसे व्यक्ति को जीवन में एक समय आया जब एहसास हुआ कि अगर भगवान ने मुझे इतनी शक्ति, बुद्धि, ताकत, संसाधन दिया है, तो जिस जगह से मैं आता हूँ वहां पर इतनी बदहाली अगर है तो मुझे कुछ करना चाहिए। और मैं आकर वो कर रहा हूँ। और बिना इस चिंता के कर रहा हूँ कि इससे क्या फायदा हो जाएगा, क्या नफा हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा। मैं जो भाषण देता हूँ, जो बात करता हूँ, अब जाके देखिए, किसी एक जर्नलिस्ट ने आकर कहा कि इसको तो लताड़ यात्रा करनी चाहिए, आप तो लोगों को लताड़ रहे हैं। मैंने आज तक 3.5 साल में वोट नहीं मांगा है। मैंने आज तक 3 साल में नहीं कहा कि हमको वोट दे दोगे, जन स्वराज आ जाएगा तो सुधार हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सुधार तब होगा जब तुम सुधरोगे। जब तुम अपने बच्चों के लिए वोट दोगे, तुम पढ़ाई के लिए वोट दोगे तो पढ़ाई हो। लेकिन ये मसीहाई का शौक आपको आया कैसे? दिल्ली में ये भी चर्चा हो रही है कि भई मुसलमानों के नए मसीहा आए हैं नहीं, बाजार में मुसलमानों की और उनका नाम है प्रशांत किशोर। मैं बिल्कुल मुसलमानों एक का अपर कास्ट आदमी, नहीं, बिहार नहीं, का व्यक्ति। मेरा मैं मुसलमानों को सामने से कहता हूँ, ना मैं आपका रहनुमा हूँ, ना हो सकता हूँ, ना होने का दावा करता हूँ। है ना? मैं बिहार का हूँ और बिहार के लिए करना चाहता हूँ। मुसलमान भी उसका हिस्सा है। मेरे लिए मुसलमान अलग से नहीं है।